शौर्य दल के हॉल में बहुत से लोग मौजूद थे। इनमें से एक था अबराल आमिश, जिसने ममराज लश्कार को अपनी बातों में फंसाकर शौर्य दल पर हमला करने के लिए राजी कर लिया था। लेकिन अब जो ध्रुव सभी के सामने खड़ा था तो सभी की हालत खराब हो गई थी। जाहिर सी बात है कि हिनिसा के लिए जड़ी बूटियां ढूंढने की वजह से ध्रुव को वापस आने में थोड़ी देरी हो गई थी। इस देरी को ममराज और अबराल ने उसकी मौत मान लिया था, जिस वजह से वो शौर्य दल पर दबाव डालने के लिए यहाँ आ गए थे। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ध्रुव इस तरह उनके सामने आ जाएगा। इस दौरान दोनों के बगल में बैठे रैंक 3 के हकीम के शरीर से निकलती शक्तियां भी अचानक से कम हो गईं। तभी ध्रुव ने अपने दल के बुजुर्गों की तरफ देखते हुए उनसे सवाल किया, आप तीनों ठीक तो है ना? इस पर सबसे बड़े बुजुर्ग ने ध्रुव को जवाब देते हुए कहा, हाँ हम ठीक हैं। ये कहते हुए वो बुजुर्ग अपनी जगह पर खड़े होने लगे कि तभी अचानक उनका पैर कमजोरी के मारे लड़खड़ाया और वो गिरने लगे। लेकिन जैसे ही वो गिरने वाले थे उन्हें एक हाथ महसूस हुआ जिसने उन्हें गिरने से बचा लिया। उस हाथ को देखकर जैसे ही बुजुर्ग ने संभलते हुए अपनी नजरें ध्रुव की तरफ की तो उनकी आंखों से अपने आप आंसू टपकने लगे। इतने में ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उस बुजुर्ग से कहा, महादक्ष बुजुर्ग, आप दल के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। आप लड़खड़ा गए तो फिर इस दल का क्या होगा? और मुझे देखकर प्लीज आंसू मत बहाइए। अगर बाबा ने देख लिया कि आपको मेरे आने की इतनी खुशी हो रही है तो शायद वो एक अजीब सी हैरत में पड़ जाएं। और ध्रुव की बात सुनकर उस बुजुर्ग ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव, हम तीनों ने तुम पर बहुत जुल्म ढाया है। जब तुम्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब हमने ही तुम पर यकीन नहीं किया। लेकिन इस दल का सबसे बड़ा बुजुर्ग होने के नाते मैं ये वादा करता हूँ कि आने वाले वक्त में वो चीजें दोबारा कभी नहीं दोहराई जाएंगी। वहीं बुजुर्ग को इस तरह अफसोस मनाते देख ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने जवाब देते हुए कहा, वैसे आप लोगों ने मेरे साथ जैसा भी बर्ताव किया उसमें पूरी तरह से गलती आपकी भी नहीं थी। मैं उस वक्त था इतना कमजोर कि कोई मुझ पर कैसे यकीन करता। लेकिन अब वो बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं और सच कहूँ तो मैं भी उन्हें पूरी तरह से भूल जाना चाहता हूँ। लेकिन इसके पहले कि हम अच्छी यादों में खो जाएं, मैं जरा कुछ लोगों से हिसाब चुकता करना चाहता हूँ। ये सुनकर बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाते हुए ध्रुव को समझाइश दी, देखो ध्रुव, संभल कर रहना। अबराल और ममराज दोनों 5 सितारों वाले महादक्ष हैं। और रही बात उस बूढ़े आदमी की तो वो एक रैंक 3 का हकीम है जो 6 सितारों वाला महादक्ष लग रहा है। वो तुमसे हकीम अधीश की मौत का बदला लेने आया है क्योंकि वो इसका शिष्य था। और बड़े बुजुर्ग की बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराकर धीरे से पीछे मुड़ा। फिर जैसे उसकी नजर ममराज और अबराल पर पड़ी तो ध्रुव की मुस्कुराहट अचानक से बहुत गुस्से में बदल गई। तभी ध्रुव ने ममराज और उसके आसपास खड़े लोगों पर एक नजर घुमाकर अबराल की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तो मैंने आपको पिछले 2 सालों से नहीं देखा है, लेकिन आज आपको यहाँ देखकर मुझे लगता है कि लीडर अबराल आज भी उतने ही बदनाम है जितने 2 साल पहले थे। और ध्रुव के मुंह से ये बात सुनते ही अबराल का गला अचानक से सूखने लगा और वो एक झटके में डर के मारे कांपने लगा। वो बेटा 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 ध्रुव, वो कितने दिनों हो गए तुम्हें देखे हुए, काफी बड़े हो गए हो। वही अबराल की बात सुनकर और उसके चेहरे पर झलकते डर को महसूस करते हुए ध्रुव ने मुस्कुराकर पास रखी कुर्सी को अपनी तरफ खींच लिया और फिर वो तुरंत उस पर किसी राजा की तरह बैठ गया। वहीं उस कुर्सी पर बैठते ही ध्रुव ने तुरंत अपनी तलवार बाहर निकाली, जिसे उसने तेजी से जमीन पर गाड़ दिया। और ध्रुव के ऐसा करते ही उस फर्श पर ढेर सारी दरारें आ गईं और वो काले रंग की तलवार जमीन में गड़ गई। इतने में ध्रुव ने ममराज की तरफ देखकर हैरानी के साथ कहा, लीडर ममराज, सच कहूं तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप भी यहाँ पर मौजूद होंगे। ये सुनकर एक झटके में ममराज का पूरा शरीर कांपने लगा और उसने तुरंत कांपती हुई आवाज में ध्रुव को जवाब दिया, अरे ध्रुव, कितने बड़े हो गए हो तुम। 2 साल से भी ज्यादा हो गए तुम्हें देखे हुए। काफी ताकतवर लग रहे हो तुम। हाँ, वैसे तो मैं जानता था कि एक ना एक दिन तो ये दिन आएगा ही। आखिर एक शेरदल पिता का बेटा भी तो जहांबाज ही होता है। सच में आज अगर अरेंद्र यहाँ मौजूद होता तो तुम्हें देखकर कितना ज्यादा खुश हो जाता बेटा। तभी ध्रुव ने हल्की नाराजगी के साथ उसे जवाब दिया, अगर आप लोगों की बकवास खत्म हो गई हो तो अब काम की बात करें। मैं ये साफ साफ जानना चाहता हूँ कि आखिर आप लोग शौर्य दल के इस हॉल में कर क्या रहे हैं। वहीं ध्रुव की बात सुनते ही ममराज ने हड़बड़ाते हुए उसे जवाब दिया, हाँ वो दरअसल हाँ ध्रुव, हम यहाँ एक गलत फहमी की वजह से आए थे। हमें तो सुनने में आया था कि शौर्य दल किसी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ कर देख लें कि सब ठीक ठाक है या नहीं। अब तुम्हें तो पता ही होगा कि ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ लश्कार दल और शौर्य दल साथ में काम करते हैं, इसलिए यहाँ आना तो हमारा फर्ज था। और ममराज की बात सुनते ही ध्रुव खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और उसने हंसते हुए कहा, अच्छा तो ये बात थी, मैं भी खामखा कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। वैसे तो ध्रुव के चेहरे पर यह कहते वक्त एक मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी जानलेवा चमक दिखाई दे रही थी। इस चमक को देखकर ममराज और अबराल के चेहरों पर फिक्र दिखाई देने लगी और तभी अचानक ध्रुव के शरीर से हरे रंग की आग बाहर निकलने लगी। फिर उस आग के बाहर निकलते ही उस हॉल का तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया
और जो लोग ध्रुव के पास खड़े थे वो बढ़ती गर्मी को महसूस कर तुरंत कुछ कदम पीछे हट गए। इतने में ध्रुव ने अबराल और बाकियों की तरफ देखकर उन्हें धमकाते हुए कहा, अगर आप लोग शौर्य दल के खिलाफ जाने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपका इस हॉल से वापस जाना हमारे लिए परेशानी की वजह बन सकती है। वहीं ध्रुव के शरीर में उस हरे रंग की गर्म आग को जलते देख ममराज, अबराल और वो रैंक 3 का हकीम एक पल के लिए सहम गए। तीनों के चेहरों पर इस वक्त एक अजीब सा खौफ दिखने लगा। तभी ममराज लश्कार ने हड़बड़ाते हुए ध्रुव से कहा, अरे बेटा ध्रुव, मुझे 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 गलत मत समझो। मैं शौर्य दल के खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो तो आज मैं यहाँ सिर्फ एक गलत फहमी के चलते आ गया। तुम फिक्र मत करो, हम लोग तुरंत वापस लौट जाते हैं, ठीक है? ये कहने के बाद ममराज ने तुरंत अपना हाथ लहराया, जिसके बाद उसके पास खड़े 10 से भी ज्यादा हथियार पकड़े सैनिक ममराज के बेहद करीब आ गए। इसके एक पल बाद वो सभी लोग हड़बड़ाते हुए शौर्य दल के हॉल से बाहर निकलने लगे। तभी अचानक शौर्य दल के तीसरे बुजुर्ग ने ध्रुव को बताया, ध्रुव, तुम उस सांप को इस तरह लौटने नहीं दे सकते। पिछले 2 दिनों में इन लोगों ने हमारे बहुत से साथियों को जख्मी किया है, यहाँ तक कि हमारे कुछ साथी तो। लेकिन इसके पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, ध्रुव ने तुरंत अपना हाथ दिखाते हुए उन्हें शांत रहने को कहा। वहीं जैसे ही अबराल ने ममराज को दुम दबाकर वहां से जाते हुए देखा तो वो एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर चेहरे पर हल्की नाराजगी के साथ उसने तुरंत पलटकर ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, बेटा ध्रुव, आज सच में हम गलतफहमी का शिकार हो गए। आगे जाकर मैं खुद शौर्य दल से माफी मांगने आऊंगा। फिलहाल मुझे दल के लिए कुछ जरूरी काम याद आ गए हैं, तो मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा। उन्हें मुझे जल्द ही निपटाना है, इसलिए मैं चलता हूँ। अलविदा। इतना कहकर अबराल ने भी अपना हाथ लहराया और वो भी अपने साथियों के साथ हॉल से बाहर जाने लगा। इस दौरान दोनों लीडर्स के बगल में बैठे हकीम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो ये देख रहा था कि दोनों ताकतवर लीडर्स कैसे डर के मारे वहां से भाग रहे थे। और वैसे तो मन ही मन वो हकीम भी ध्रुव से थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन था तो वो एक ताकतवर हकीम ही। यही वजह थी कि उसने अपने दांत पीसते हुए गुस्से के साथ दोनों लीडर्स से कहा, तुम लोग कैसे कायरों की तरह भाग रहे हो? बेवकूफों, तुम्हें समझ नहीं आता क्या कि शौर्य दल अभी बिखरा हुआ है? क्या तुम लोग सिर्फ इस लड़के की वजह से खौफ खा रहे हो? अरे तुम क्या राज करोगे मैसेडोरिया पर? तुम तो योद्धा बनने के लायक भी नहीं हो। और उस हकीम की बात सुनते ही अचानक से अबराल और ममराज के कदम थम गए। फिर एक पल के लिए वो लोग कुछ सोचते हुए झिझकने लगे कि तभी अचानक हॉल में एक बहुत ही दर्दनाक चीख गूंज उठी। इस चीख के तुरंत बाद दोनों लीडर्स ने पलटकर उस हकीम की तरफ देखा, जो फिलहाल सतरंगी शक्तियों से बंध गया था। और तो और वो सतरंगी शक्तियां देखने में काफी खतरनाक लग रही थी, जैसे वो किसी भी चीज को पिघला कर रख दे। इसके साथ ही हॉल में मौजूद सभी लोग देख पा रहे थे कि कैसे उस हकीम का शरीर धीरे धीरे पिघलता जा रहा था। वहीं लगातार उस हकीम की चीख निकलती जा रही थी और उसका शरीर पिघलते हुए सिर्फ एक हड्डी के ढांचे में बदल गया। लेकिन कुछ ही पलों में वो सफेद रंग की हड्डियां भी सतरंगी शक्तियों से पूरी तरह से पिघल गईं। इस दौरान उस हकीम की ऐसी खौफनाक मौत होता देख हॉल में मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक वो शक्तियां एक झटके में बिखरने लगी और फिर वो इकट्ठा होकर एक खूबसूरत लड़की में बदलने लगी। एक पल बाद हॉल में मौजूद सभी लोगों ने देखा कि फिलहाल उनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उस लड़की की आंखों में एक ऐसी जानलेवा चमक थी जिसे देखकर लोगों की रूह तक कांप जाए। वहीं हॉल के दरवाजे की तरफ खड़े ममराज और अबराल खौफ के मारे जोर जोर से कांपने लगे। वो लोग इस वक्त महसूस कर पा रहे थे कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। इतने में अचानक अबराल ने डर के मारे कांपते हुए कहा, नागरानी हिनीसा। इतना कहकर उसने तुरंत अपनी नजरें ध्रुव की तरफ की और मौत की आहट महसूस करते हुए उससे कहा, बेटा ध्रुव, आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन हम सिर्फ एक गलतफहमी का शिकार हो गए थे। ये कहते हुए अबराल ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, क्योंकि वो और ममराज दोनों समझ पा रहे थे कि वो अब कितने बड़े खतरे में थे। इसके साथ ही वो दोनों तुरंत पलटकर उस हॉल से हड़बड़ाते हुए बाहर जाने लगे। इतना ही नहीं, उन दोनों ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो वापस लौटकर तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बांधेंगे और अपने अपने दलों के साथ मैसेडोरिया से बहुत दूर चले जाएंगे। दूसरी ओर ध्रुव चुपचाप बैठकर अपने सामने होता तमाशा देख रहा था, लेकिन जैसे उसने ममराज और अबराल को दरवाजे के पास जाते हुए देखा तो उसने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाकर दल के सभी लोगों को इशारा करते हुए भारी आवाज में कहा, दल के लोगों, देखना इस हॉल से कोई भी जिंदा बचकर ना जा पाए। और ध्रुव की आवाज जैसे ही उस हॉल में गूंजने लगी तो फिर एक झटके में हिनीसा कहीं गायब हो गई। उसके तुरंत बाद उस हॉल के दरवाजे तेजी से बंद हो गए और ये देखकर अबराल और ममराज के चेहरों पर खौफ दिखाई देने लगा, जिसके साथ वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। उसके बाद उस हॉल में से दर्दनाक चीखें सुनाई देती रहीं। वहीं इस वक्त हॉल के बाहर एक ऐसी खौफनाक खामोशी थी जिसमें कोई चिड़िया तक कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इस दौरान शौर्य दल के बहुत से मेंबर्स अपनी मुट्ठियां बंद कर हॉल के अंदर से सुनाई पड़ती दर्दनाक चीखों को सुनते रहे, लेकिन ऐसी चीखें सुनकर कहीं ना कहीं वो लोग बहुत खुश थे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से वो लोग देखते आ रहे थे कि बाकी दल मौके का फायदा उठाकर शौर्य दल पर कितना जुल्म ढा रहे थे, और वो लोग भी जानते थे कि ऊपर वाले के घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। यही वजह थी कि ध्रुव के वापस आ जाने से शौर्य दल खत्म होने की कगार से वापस लौट आया था।
उसके बाद ये दर्दनाक चीखें कुछ देर तक तो सुनाई देती रहीं। फिर जैसे ही वो चीखें एक सन्नाटे में बदली तो हॉल में मौजूद शौर्य दल के सभी मेंबर्स की नजरें कुर्सी पर बैठे ध्रुव की तरफ गईं। ध्रुव देख पा रहा था कि कैसे उन आंखों में उसके लिए एक इज्जत दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें शायद एक लीडर की ही तलाश थी जो उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सके। तभी हॉल में मौजूद सन्नाटे को तोड़ते हुए दल के सबसे बड़े बुजुर्ग ने ध्रुव की तरफ देखकर कहा, छोटे लीडर। लेकिन उनके मुंह से लफ्ज सुनकर ध्रुव मुस्कुराते हुए उस कुर्सी पर खड़ा हुआ और उसने इसी मुस्कुराहट के साथ बुजुर्ग को टोकते हुए कहा, महादक्ष बुजुर्ग, मुझे छोटे लीडर नहीं बल्कि ध्रुव पुकारिए। फिलहाल मैं इतना काबिल नहीं हूं कि मुझे इस दल का छोटा लीडर बनाया जा सके। वहीं जैसे ही उस बुजुर्ग ने ध्रुव के चेहरे की मुस्कुराहट को देखा तो एक पल के लिए तो वो हैरान रह गए। जाहिर सी बात है कि एक पल पहले ध्रुव की आंखों की जानलेवा चमक को उन्होंने भी देखा था और इसलिए इस मुस्कुराहट को देखकर वो भी मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहने लगे, देखो ध्रुव, फिलहाल तो इस शौर्य दल में तुम ही इकलौते हो जिसकी बात हम दल के लोग मान सके, इसलिए हम बुजुर्गों के ख्याल से तुम्हें ही फिलहाल इस दल को लीड करना चाहिए। इतने में ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए बुजुर्ग को जवाब दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन बाबा इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं होंगे, इसलिए लीडर की कुर्सी फिलहाल खाली ही रहेगी। आखिर कौन सी वजह थी जिस वजह से शौर्य दल इतनी मुश्किल में पड़ गया? ये जानने के लिए सुनते रहिए दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा।